हेलो गाइस। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ। और एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका वाटर। तो वाटर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पहले से ही इसके बारे में पता होगा किस तरह से हम वाटर को प्यूरिफिकेशन करते हैं, किस तरह से वाटर को फिल्टर किया जाता है, कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो ये सभी इसमें क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से विद थ्योरी। तो जुड़े रहिएगा क्लास में। और क्लास आपको अगर इंटरेस्टेड आज की लग रही है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर बाई फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्लास के क्वेश्चंस पर, जिसमें हम आपको सबसे पहला एमसीक्यू लेके आए हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। अपना पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि ऐसा वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होता है उस वाटर को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है यहाँ पर स्टरलाइज वाटर, ऑप्शन नंबर सी है फिल्ट्रेट वाटर, और ऑप्शन नंबर डी है अनेबल टू यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो। मेरे आंसर करने से पहले आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो होने वाला है यहाँ पर पोर्टेबल वाटर। कौन सा? पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है, अच्छा है, बेस्ट है, उस वाटर को हम जानते हैं पोर्टेबल वाटर के नाम से। ड्रिंकिंग वाटर को ही पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। पोर्टेबल वाटर प्यूरिफाइड वाटर होता है। कैसा वाटर है ये? प्यूरिफाइड वाटर होता है। तो इस क्वेश्चंस का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ओनली सिंपल सा पूछा गया है कि पोर्टेबल वाटर का दूसरा नाम क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर का दूसरा नाम पोर्टेबल वाटर होता है। स्टरलाइज वाटर आपका अलग हो गया, फिल्ट्रेट वाटर आपका अलग है। और ऐसा वाटर जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज ही नहीं हो सकता वो तो कैसे भी ड्रिंकिंग के लायक नहीं होता। क्लियर? होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यू की तरफ, जहां पर आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे। अच्छा क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में आता है। प्योरेस्ट फॉर्म पूछी गई है वाटर की नेचर के अंदर। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर की होती है, रिवर वाटर की होती है, वेल वाटर की होती है, या फिर सी वाटर की होती है। सी वाटर के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है NaCl। और ऐसा वाटर जिसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, साल्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते। नॉट यूज, ऐसा वाटर प्योर तो नहीं हो सकता। वेल वाटर, वेल वाटर कुएं का पानी जो होता है, विदाउट डिसइंफेक्टेंट या विदाउट केमिकल, ये वाटर भी प्योर नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं इसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जैसे कि क्लोरीन आपको डालना पड़ता है। नेक्स्ट रिवर वाटर है आपका। रिवर तो आपको पता है कंटामिनेटेड वाटर देखने को मिल सकता है इधर, कंटामिनेटेड वाटर। और रेन वाटर जो होता है बरसात का पानी, ये आपका पूरा का पूरा प्योर वाटर होता है। कैसा है वाटर है ये? प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होने वाला है? रेन वाटर। कौन सा? रेन वाटर। आपको इसका क्वेश्चन, मेरे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता होगा, बहुत इजी था, लेकिन डालने का पर्पज ये था कि ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। इस क्लास के अंदर आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे क्लास के साथ साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। बेस्ट मेथड क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का? ऑप्शन है आपके पास बॉइलिंग, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वाटर का, आप क्या कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वाटर का। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, प्यूरिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। प्यूरिफिकेशन एट स्मॉल स्केल
स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट स्मॉल स्केल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं वो छोटे से मतलब कम पानी है उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं। या फिर जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हो आप वाटर का, वो कैसे कर रहे हो? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल का मतलब ज्यादा मात्रा में आप पानी का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पानी का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अगर स्मॉल स्केल छोटा सा मात्रा में आप पानी को प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट मेथड होगा कौन सा? बेस्ट मेथड होगा बॉइलिंग। क्या? बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लगा लीजिए आंसर, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आंसर आएगा आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग में जो भी वाटर के अंदर नॉट यूजेबल थिंग्स जो होंगी वो सारी की सारी बर्न हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी इससे, और वो वाटर हो जाएगा आपका प्यूरिफाइड। इसको हम बोल रहे हैं प्यूरिफिकेशन। तो बॉइलिंग बेस्ट मेथड होता है। अगर लार्ज स्केल पर प्यूरिफिकेशन करना है तो इसमें सबसे पहले आपको वाटर का करना पड़ता है स्टोरेज। क्या करते हैं? सबसे पहले वाटर का स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर को स्टोरेज करने के बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे? हम फिल्ट्रेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? फिल्टरेशन। वाटर को पहले स्टेप में स्टोरेज किया जाता है, दूसरे स्टेप में फिल्ट्रेशन के लिए वाटर को भेज दिया जाता है या फिल्ट्रेट वाटर किया जाता है। तीसरा स्टेप है, इसके अंदर स्टोरेज और फिल्ट्रेशन के बाद में वाटर आता है डिसइंफेक्शन। क्या आएगा? डिसइंफेक्शन। तो ये 3 स्टेप लगती हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में, अगर हमको ज्यादा मात्रा में वाटर को प्यूरिफाई करना है। ध्यान रखना है स्टोरेज वाटर का कैसे किया, आप वो प्यूरिफिकेशन लार्ज स्केल पे कैसे किया। सबसे पहले हम स्टोरेज करेंगे, उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो चलो अब मैं आगे की क्लास में इनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी चलते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है तो हमें और कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लॉस ऑफ हेड ऑफ जुगुलियर लेयर इन फिल्टर ऑफ वाटर। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है जो यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए? लॉस ऑफ हेड ऑफ जुगुलियर लेयर। जुगुलियर लेयर के हेड को लॉस करने के लिए एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है जिस वाटर के फिल्ट्रेशन में काम आता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा जुगुलियर लेयर होती क्या है, वाटर फिल्ट्रेशन में यूज होती है। तो आप जब, मैंने अभी बताया था वाटर प्यूरिफिकेशन आप करते हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन जब आप करते हैं तो 2 स्केल पे कर रहे थे आप वाटर का प्यूरिफिकेशन। एक तो स्मॉल स्केल पर, कम मात्रा में पानी है आपके पास, उसको आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो इसमें तो सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है? बॉइलिंग होता है। अगर वाटर का प्यूरिफिकेशन लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं, लार्ज स्केल का मतलब ज्यादा मात्रा में पानी है आपके पास, अब आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप बताए थे। कितने? 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले वाटर को क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। उसके बाद वाटर को फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है यहाँ पर, और उसके बाद वाटर को डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। केमिकल सॉरी, इसमें स्टोरेज में क्या हो जाता है? जब आप स्टोरेज करते हैं उसी स्टोरेज में इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें जो हैवी मेटल्स होंगे, हैवी मेटल्स वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के अंदर, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के अंदर, जिसकी वजह से वाटर कैसा होने लगेगा? प्यूरिफाइड यहीं से स्टार्ट हो जाता है प्यूरिफिकेशन होना। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो बॉटम के अंदर
जमने लगते हैं, नीचे चले जाते हैं, ऊपर वाटर अपना रह जाता है। दूसरा, इसमें से अमोनिया रिलीज होने लगती है। क्या होने लगती है? स्टोरेज करने के बाद में अमोनिया रिलीज होने लगती है, जो कि अमोनिया कैसी होती है? ये टॉक्सिक होती है। अगर ये रिलीज नहीं होती वाटर से तो ये टॉक्सिक थी, ये वाटर हमारे ड्रिंकेबल वाटर नहीं बन पाता। स्टोरेज करने के साथ में अमोनिया यहाँ से निकल जाएगी। और तीसरा, इसके अंदर O2 लेवल इंक्रीज होने लगेगा इन वाटर। इस वाटर के अंदर O2 का लेवल बढ़ने लगता है। तो स्टोरेज करोगे तो स्टोरेज के तीन फायदे हैं आपके पास। एक तो हैवी मेटल सेटल डाउन हो जाते हैं, फ्री अमोनिया रिलीज होने लगती है, और O2 लेवल उस वाटर के अंदर बढ़ने लगता है। ये स्टोरेज के आपके बेनिफिट रहते हैं। तो देखना है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपका बहुत अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है लार्ज स्केल पे करने के लिए। लार्ज स्केल पे करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट भी है उतना ही। फिल्ट्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आपके पास डायरेक्ट आता हूं फिल्ट्रेशन मेथड पर। तो फिल्ट्रेशन मेथड आपको ध्यान रखना है, दो तरह से किया जाता है ये। एक तो सैंड फाइन फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, या स्लो सैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं। दो तरह से किया जाएगा, स्लो सैंड फिल्टर, और दूसरा होता है रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर। तो दो तरीके से किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर जो किया जाता है इसी को हम बोलते हैं, दूसरा नाम बायोलॉजिकल फिल्टर। किस नाम से जानते हैं इसको? बायोलॉजिकल फिल्टर के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा ये रैपिड सैंड फिल्टर होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फिल्टर। क्या नाम बोला जाता है इसको? मैकेनिकल फिल्टर। तो दो फिल्ट्रेशन के टाइप है यहाँ पर, एक स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा रैपिड सैंड फिल्टर। तो ध्यान रखना है हमेशा आपको, जो स्लो सैंड फिल्टर है इसमें कोई भी मशीन का यूज नहीं किया जाता है। नॉट यूज एनी मशीन, यहाँ पर कोई भी मशीन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर करते हैं, यहाँ पर यूज किया जाता है बहुत बड़ी मशीन का। इस मशीन के जरिए वाटर फिल्टर हो जाता है। तो अभी हमको देखना है यहाँ पर ओनली और ओनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लो सैंड फिल्टर, जिसमें मशीन का यूज नहीं करते हैं। मशीन का यूज नहीं करते हैं तो फिर कैसे आप इसको फिल्टर करेंगे? तो ये अपना एक तरह से बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा बालू, देखिए आपने, जिसको बालू को हम सैंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंड की एक परत बना देंगे। क्या बनाएंगे? एक लेयर बना देते हैं सैंड की। ये सैंड की लेयर है, सैंड बोले तो बालू। ये बालू की लेयर बना देंगे, और इस बालू को रोकने के लिए नीचे इसके लगा देंगे क्या? फोर्स। ये हो गई हमारे पास बालू। ये क्या हो गई? ये हो गई बालू। और इस बालू को रोकने के लिए नीचे यूज किया जाता है कोर्स ग्रेवल। क्या यूज करते हैं हम इसको? कोर्स ग्रेवल को यूज करते हैं। तो ये जो नीचे मैंने बनाया हुआ है ये क्या हो गया? कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल का काम क्या है? कोर्स ग्रेवल ओनली और ओनली बालू को बहने से रोकता है। कोर्स ग्रेवल वाटर फिल्टर नहीं कराता है, ये क्या कराएगा? ओनली और ओनली बालू को बहने से रोकेगा। क्या करेगा? बालू को बहने से रोकेगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वाटर की एक, वाटर मतलब पानी भर देते हैं। अब इसके ऊपर पानी डाल देंगे बहुत सारा। ये लो, ये क्या है? ये पानी है, यानी कि वाटर है। इस वाटर की सुपरफिशियल जो लेयर बनी हुई है सबसे ऊपर वाली, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर। सुपरनेटेंट लेयर। सुपरनेटेंट लेयर सबसे ऊपर पानी की, वाटर की लेयर होती है ये क्या है? वाटर। तो सबसे ऊपर वाटर की लेयर है, उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर। ये सुपरनेटेंट लेयर किसके ऊपर बनती है? ये मतलब पानी की परत किसके ऊपर है? बालू के ऊपर। तो आपने देखा होगा हमारे
जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, नालियां होती हैं जिससे कि पानी जाता है खेतों के लिए। तो उन नालियों में बहुत दिनों तक पानी जमा रहता है मिट्टी के ऊपर, बालू के ऊपर। तो उस उसमें आपने देखने को मिलता है कि एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। उस मिट्टी के ऊपर जहां पर पानी भरा रहता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, पानी के नीचे और मिट्टी के ऊपर। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में तो इसको काई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काई के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जेलिटेनियस सब्सटेंस होता है, चिकनी बहुत ज्यादा ये होती है। तो इस काई के नाम से जानते हैं देसी भाषा में, लेकिन अपने मेडिकल टर्म में हम इसी को बोलते हैं जुगलियल लेयर। जुगलियल लेयर मेडिकल टर्म में हम इसको किस नाम से जानेंगे? जुगलियल लेयर के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है वाइटल लेयर। वाइटल लेयर, जुगलियल लेयर बोल दीजिए आप इसको, या फिर वाइटल लेयर बोल दीजिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जैसे पानी यहाँ पर भरा रहेगा, वो पानी धीरे 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 इस जुगलियल लेयर के नीचे से कहाँ पर आता रहेगा? बालू में आता रहेगा, मिट्टी में आता रहेगा। और नीचे क्या लगी हुई है आपकी? कोर्स ग्रेवल लगा हुआ है। तो यहाँ पर पानी नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से इस बालू के थ्रू पानी एक साइड से निकलता रहेगा। और यही वो जो पानी आ रहा है उसी को हम बोलेंगे अब फिल्ट्रेट वाटर। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट वाटर। ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन मेथड। क्या हो गया ये? फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेथड कैसा है। ये अपना देसी फॉर्मूला है एक तरह से। सबसे ऊपर पानी की लेयर है, उसको हम सुपरनेटेंट लेयर के नाम से जानते हैं। उसके नीचे एक लेयर बन गई ग्रीन कलर की, काई बन गई, जिसको जुगलियन लेयर या वाइटल लेयर के नाम से जानते हैं। उसके नीचे ये बालू है, इसको हम सैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैंड के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे ये क्या है जो हमने बालू को रोकने के लिए लगा रखा है? इसको हम कोर्स ग्रेवल के नाम से जानते हैं। कोर्स ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अब ये वाटर एक जगह निकलता रहेगा और वो वाटर कैसा होगा? फिल्ट्रेट वाटर। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द लॉस ऑफ हेड ऑफ जुगलियर लेयर इन फिल्टर ऑफ। तो ध्यान रखना, बहुत लंबे टाइम तक जब ये फिल्टर की प्रोसेस चल रही थी, अब दिन हो गए, 1 मंथ हो गया, 2 महीने हो गए, तो ये जो जुगलियर लेयर थी ये क्या हो जाती है? बहुत मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये बहुत मोटी हो जाती है। अब जैसे जैसे इसकी लेयर की थिकनेस बढ़ती हुई जाएगी, वैसे वैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या हो जाता है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम हो जाती है। तो अब इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जो ये लेयर मोटी हो गई थी आप उसको फिर से पतला करेंगे। और जब ये लेयर फिर से पतली हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगी? फिर से क्या हो जाएगी? आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इस लेयर को फिर से थिन करने के लिए। इसको थिन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है। उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है। इस जुगलियर लेयर के हेड को लॉस करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है और इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वेंचुरी मीट। क्या होता है? वेंचुरी। आंसर आपको मिल चुका है गाइस। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लॉस ऑफ हेड ऑफ जुगलियर लेयर इन फिल्टर ऑफ वाटर? आंसर करेंगे वेंचुरी मीटर। क्या आंसर करेंगे? वेंचुरी मीटर। अब नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए, ये किस पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो काटा मीटर दिया हुआ है। काटा मीटर किस लिए यूज किया जाता है? आंसर करना है। काटा मीटर को कूलिंग पावर ऑफ एयर, एयर की कूलिंग पावर चेक करनी है आपको, तो हम यूज करते हैं काटा मीटर टू चेक द टू चेक द कूलिंग पावर, कूलिंग पावर ऑफ एयर।
एयर की कूलिंग पावर चेक करनी है तो हम यूज करते हैं काटा मीटर, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं आपको चेक करना है वोलेसिटी ऑफ एयर, टू चेक द वोलेसिटी ऑफ एयर। एयर की वोलेसिटी चेक करनी है तो आप यूज करेंगे कौन सा वाला, काटा थर्मोमीटर। हैगारोमीटर, ये देखिए कहां पर यूज किया जाएगा हैगारोमीटर। हैगारोमीटर को यूज करते हैं टू चेक द टू चेक द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है, टू चेक द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को चेक करने के लिए कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है, आप नाम देंगे उसका हाइग्रोमीटर। क्लियर गाइज, ये सभी ऑप्शन मुझे लगता है कि आपके क्लियर हो गए यहाँ से, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका अब गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। वेंचुरीमीटर को किसके लिए यूज किया गया था, जो जुगलियर लेयर थी उसके हेड को लॉस करने के लिए। काटा थर्मोमीटर को किसके लिए, कूलिंग पावर ऑफ एयर या फिर वेलोसिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर को किसके लिए यूज किया जाता है, एयर की ह्यूमिडिटी चेक करने के। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें दिया गया है विच सब्सटेंस यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डालने का पर्पज मात्र इतना है कि क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है इसलिए इसको डाला गया है। कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। आंसर आप सबको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्लोरीन, NaCl, KMnO4 या क्लोराइड। तो आंसर आप सबको पता है, हम किसको यूज करते हैं, क्लोरीन को यूज करते हैं। किसको, क्लोरीन को यूज किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आंसर भी आपको बहुत ही जल्द मिल गया, इसका कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको नंबर दे के ही जाएगा, ये क्वेश्चंस आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं कराएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल से होते हैं वो आपको बिल्कुल टक के टिक पे होने चाहिए, क्वेश्चंस आते ही आंसर आपके माइंड में घूम जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, वन टैब ऑफ क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट हाउ मेनी लीटर ऑफ। यहाँ पर एक टेबलेट की बात कर रहा है, एक टेबलेट किसकी, क्लोरीन की, जिसके अंदर कितना होता है, अमाउंट कितना है, 0.5 ग्राम होता है भैया, mg नहीं ग्राम। एक टेबलेट जो आती है क्लोरीन की उसके अंदर कितना ग्राम क्लोरीन होता है, तो आंसर करेंगे 0.5। अब ये 0.5 ग्राम क्लोरीन कितने वाटर को डिसइंफेक्टेंट करता है, आंसर करेंगे 0.5 ग्राम, ये करेगा आपका 20 लीटर ऑफ वाटर। 20 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने का काम करता है 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, यानी कि एक टैबलेट क्लोरीन की 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने का काम करती है। अच्छा, मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं अपनी तरफ से। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन है आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पूछी गई है इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर रिक्वायरमेंट पूछी गई है क्लोरीन की कितनी होती है। ड्रिंकिंग वाटर है आपका, नॉर्मल जो वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग बनाना, तो इसके अंदर कितना क्लोरीन आप ऐड करेंगे, कितना करेंगे, तो आंसर करना है आपको। आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर सकते हैं। मेरा आंसर इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मेरा आंसर है 0.5 mg पर लीटर पर आवर, 0.5 mg पर लीटर पर आवर क्लोरीन की आवश्यकता होती है। कितना, 0.5 mg पर लीटर पर आवर क्लोरीन की आवश्यकता रहती है। कब, आपको वाटर को आपको ड्रिंकेबल बनाना है, आपको यूज करना है, पीना है, कोई भी वाटर है आप उसको, तो उसमें कितना क्लोरीन का अमाउंट ऐड करेंगे
तो आंसर करेंगे 0.5 mg पर लीटर पर आवर। इसकी जो यूनिट होती है mg पर लीटर पर आवर, mg पर लीटर पर आवर, इसको हम ppm के नाम से भी जानते हैं, ppm। तो कई बार दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चंस कि हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस किस में करते हैं, आंसर करेंगे ppm। क्या आंसर करेंगे? ppm। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 टैबलेट आपकी 20 लीटर के लिए यूज कर सकते हैं उसको, 0.5 ग्राम जिसके अंदर अमाउंट होता है। और आपको अगर वाटर ड्रिंकेबल बनाना है, पीने योग्य बनाना है, तो उसके अंदर कितना अमाउंट डालोगे? पूरी टैबलेट तो नहीं डालेंगे, उसमें 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 0.5 mg पर लीटर पर आवर की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन इन पोस्ट डिजास्टर वाटर, पोस्ट डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोस्ट डिजास्टर वाटर है, जहां पर डिजास्टर है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर होगा, हमारे नॉर्मल पानी से ज्यादा कंटामिनेटेड होगा। तो अब इसको फिल्टर करने के लिए, ड्रिंकेबल बनाने के लिए इसको कितना क्लोरीन का अमाउंट चाहिए? तो यहाँ पर चाहिए 0.7 mg पर लीटर पर आवर। कितना चाहिए? 0.7 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल का पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहता है क्लोरीन का? आंसर करेंगे 1.0 यानी कि 1 ग्राम। क्या करेंगे? सॉरी 1 ग्राम नहीं, यहाँ पर 1 mg, 1 mg पर लीटर पर आवर, 1 mg पर लीटर पर आवर यूज करते। कितना यूज करेंगे? 1 mg पर लीटर स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है। तो आंसर हमारा देखिए, क्लोरीन एक टैबलेट जो होती है क्लोरीन की, वो कितना डिसइंफेक्टेंट कर देता है? 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर और रेजिडुअल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितना रिक्वायरमेंट पड़ता है क्लोरीन का। मैंने अभी पीछे बता दिया है, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि रिक्वायरमेंट कितना रहता है क्लोरीन का ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, 0.5 mg, 0.7 mg या 1.0 mg या फिर 5.0 mg। तो मैंने अभी बताया ड्रिंकिंग वाटर में कितना रहता है आपका 0.5 mg, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितना रहता है 0.5 mg। 0.7 mg किसमें चाहिए आपको? ये चाहिए आपका किसमें? पोस्ट डिजास्टर वाटर, पोस्ट डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर वाटर है, उसको डिसइंफेक्टेंट करना है तो आपको 0.7 mg पर लीटर पर आवर या ppm आपको क्लोरीन की डिमांड रहेगी। 1 mg ये चाहिए आपको इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्टेंट करना है आपको, तो आपको क्लोरीन का अमाउंट चाहिए 1.0 mg। 5 इसका बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो क्लियर गाइस, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनको राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हम क्लोरीनेशन से रिलेटेड कुछ डायग्नोसिस देख रहे हैं और सभी डायग्नोसिस को हम एक साथ देख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डायग्नोसिस है रिलेटेड टू क्लोरीनेशन, जिसके अंदर हॉरोक्स एपरेटस दिया गया है, क्लोरोनोम टेस्ट दिया गया है, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट दिया गया है और ऑर्थोटोलिडिन आर्सेनाइड टेस्ट दिया गया है। तो इसमें जल्दी से मेरे को आंसर कर दीजिए, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? विच डायग्नोसिस यूज टू एस्टिमेट द क्लोरीन डिमांड, क्लोरीन डिमांड को एस्टिमेट या मीजर करने के लिए कौन सा डायग्नोस किया जाता है? आंसर करेंगे हॉरोक्स एपरेटस, हॉरोक्स एपरेटस। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? एस्टिमेट या मीजर करने के लिए क्लोरीन डिमांड, वाटर के अंदर कितना क्लोरीन
मेजर करना है आपको, क्लोरीन कितना देना है उसको हम ऑरॉक्स सेपरेटर से मेजर करते हैं। इसके अंदर टोटल 6 कप होते हैं। कितने कप होते हैं? 6। 5 कप और 1 कप, टोटल 6 कप हैं, जिसमें से जो 5 कप होते हैं वो होते हैं आपके व्हाइट कप। कैसे होंगे ये? व्हाइट होंगे। और 1 कप कैसा होगा? ब्लैक होगा। ब्लैक होगा। कैसे मेजर करेंगे हम भाई कितना क्लोरीन चाहिए? आपको 5 कप क्या लेना है? वाटर लेना है। वाटर का अमाउंट 5 कप होना चाहिए और 5 कप में 1 कप आपका क्लोरीन का होना चाहिए। तो 1 कप के अंदर क्लोरीन होगा, 5 कप के अंदर वाटर होंगे। तो इस तरह से आप मेजर करने के लिए कितना क्लोरीन आपको मिक्स करना है वाटर के अंदर, उसको लिए हम बोलते हैं क्या? एस्टिमेट या मेजर करने के लिए क्लोरीन डिमांड को मेजर करने के लिए हॉरॉक्स एपरेटस का यूज किया जाता है। दूसरा टेस्ट है आपका क्लोरोनोम। दूसरा टेस्ट है क्लोरोनोम टेस्ट। क्लोरोनोम टेस्ट को यूज करते हैं मिक्स द क्लोरीन इन वाटर। इसको यूज कब करते हैं? टू मिक्स द क्लोरीन इन वाटर। वाटर के अंदर क्लोरीन को मिक्स करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोनोम टेस्ट। क्लोरोनोम टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है आपका ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, जो कि आप मेरे ख्याल से राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का इसको बना रहे होंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया था एस्टिमेट करने के लिए क्लोरीन डिमांड, तो उसका हॉरॉक्स सेपरेटस था, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा क्या? ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, जो कि नहीं था। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट को चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? इससे रेजिडुअल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। टू चेक द रेजिडुअल अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन वाटर। वाटर के अंदर रेजिडुअल अमाउंट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? आंसर करेंगे ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। और ये ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो भूलना नहीं है। नेक्स्ट ऑर्थोटोलिडिन आर्सेनिक टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो अब ये लास्ट टेस्ट बचा हुआ है आपके पास, तो हम इसको किसके लिए यूज करेंगे? इसको हम फ्री रेजिडुअल क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन वाटर में चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? दो चेक किए जाते हैं इसके लिए। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन वाटर के अंदर, और दूसरा टोटल कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर। तो वाटर के अंदर दोनों चीज चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जा रहा है, नाम है ऑर्थोटोलिडिन आर्सेनाइड टेस्ट। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन दोनों का पता करना है, तो आंसर करेंगे ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सभी डायग्नोसिस एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए हैं यहाँ पर, तो एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी डायग्नोसिस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सभी को आपको बारीकी से देखना है कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें मैंने फिर से आपके लिए लेके आया हूं इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी चेक करनी है तो कौन सा बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर आप चेक करेंगे? तो सभी के सभी बैक्टीरिया में एक ही क्वेश्चन के अंदर ले आया हूं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, बेस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए? तो वाटर की क्वालिटी चेक करनी है आपको, तो सबसे अच्छा जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर है वो है आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कौन सा? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि इकोलाई होते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? ये देखिए पहले ही क्वेश्चंस में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल चुका है, क्वेश्चन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट दूसरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, दूसरा टेस्ट है या दूसरा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई बेस्ट इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर विच शो रीसेंट कंटामिनेशन ऑफ वाटर टू शो
recent contamination, recent contamination of water, of वाटर। रिसेंट कंटामिनेशन को चेक करते हैं वाटर के अंदर कौन से बैक्टीरिया पता करेंगे, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर वाटर में फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है तो ये बताएगा रिसेंट कंटामिनेशन हुआ है वाटर। क्लोस्ट्रीडियम प्रिफिंजी भी यूज करते हैं वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, लेकिन ये क्या बताएगा, इट शो रिमोट कंटामिनेशन, रिमोट कंटामिनेशन ऑफ वाटर। रिमोट मतलब टाइम हो गया, रिसेंट मतलब रिसेंटली वाटर कंटामिनेटेड हुआ है तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होगा, और उस वाटर को कंटामिनेटेड हुए बहुत टाइम हो चुका है तो आप इसमें चेक करेंगे कौन सा बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, क्लोस्ट्रीडियम प्रिफिंजी देखने को मिलेगा। लास्ट वाला ऑप्शन का कोई भी यूज नहीं है इस क्वेश्चन के, इसको कट कर दीजिए। क्लियर गाइस, होप सो कि आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप गोल्डन पॉइंट भी बोल सकते हैं, गोल्डन पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसके अंदर रिलेटेड है वाटर से ही। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, ऐसा वाटर जो नॉट टेस्टी है, ऐसा वाटर जो टेस्टी नहीं है पीने में, ऐसा वाटर जो इसको हम यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज, ऐसा वाटर जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा वाटर, ऐसा वाटर जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, और ऐसा वाटर जो हार्म करता हो या डैमेज करता हो हमारे यूटेंसिल्स को, डैमेज टू यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स हमारे यूटेंसिल्स बोले तो जो बर्तन होते हैं उनको डैमेज करता है, और ऐसा वाटर जिसके अंदर नॉट मेल्ट एनी दाल, इसके अंदर कोई भी दाल मेल्ट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। जो टेस्टी नहीं है ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग में, ऐसा वाटर जो डैमेज करता है हमारे डोमेस्टिक जो जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज से यूज नहीं कर सकते, ऐसा वाटर जो हमारे यूटेंसिल्स को डैमेज करता है, या ऐसा वाटर जो जिसके अंदर कोई भी दाल मेल्ट नहीं हो सकती, और ऐसा वाटर जो सोप डेस्ट्रॉइंग है, सोप डेस्ट्रॉइंग मोर, बहुत जल्दी इसके अंदर सोप क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, किसके, हार्ड वाटर के। तो हार्ड वाटर ये इंडिकेट करेगा ये वाला वाटर है वो कैसा वाटर है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर को किसमें, या फिर हार्ड वाटर को यूनिट क्या होती है, यूनिट हार्ड वाटर को एक्सप्रेशन करने की यूनिट होती है पीपीएम, क्या होती है, पीपीएम, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। पीपीएम बोल दो या फिर आप बोल दो एमजी पर लीटर पर आवर, ये भी यूनिट होती है। तो क्वेश्चन में पूछ भी सकता है हार्डनेस को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, आप आंसर करेंगे पीपीएम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये अपना हार्ड वाटर होता है। ये जो हार्ड वाटर होता है इसके दो टाइप होते हैं। हार्ड वाटर के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं हार्ड वाटर के। एक होता है आपका टेम्पररी हार्ड और दूसरा होता है परमानेंट हार्ड। टेम्पररी हार्ड, हार्ड वाटर, और दूसरा परमानेंट, परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्पररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्पररी हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है, टेम्पररी हार्ड वाटर के अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, उस वाटर को किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। अब ऐसे वाटर को आप किस तरह से यूज करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसकी हार्डनेस को दूर कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे,
ऐसे वाटर को तो ट्रीट किया जाता है बाई बॉइलिंग। बॉइलिंग अपना अच्छा मेथड है। इस बॉइलिंग मेथड से आप इस वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। इसको हार्ड की जगह आप सिंपल बना सकते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, तीनों तरह का कैल्शियम देखने को मिलेगा। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर ये सब्सटेंस वाटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो ये इंडिकेट करेंगे ये जो वाटर है अपना कैसा वाटर है? ये वाटर है आपका हार्ड वाटर। कैसा वाटर है? ये हार्ड वाटर है। अब इसको किस तरह से आप यूजेबल बना सकते हैं? परमानेंट हार्ड वाटर है, उसको हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? इसमें हम यूज करेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है अपना बेस एक्सचेंज मेथड। बेस एक्सचेंज मेथड। बेस एक्सचेंज मेथड में क्या किया जाता है? इसके अंदर कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस बाई सोडियम। सोडियम से कैल्शियम को रिप्लेस करा दिया जाएगा। इसी को बोल रहे हैं बेस एक्सचेंज मेथड। और फिर ये वाटर भी कैसा हो जाएगा? अपना यूजेबल वाटर हो जाएगा। तो हमने हार्डनेस देखी वाटर की। दो तरीके का हार्डनेस होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किससे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्पररी हार्डनेस के अंदर या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अगर परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर आपको कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट देखने को मिलेगा। इनमें से कोई से भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है और ये प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करेगा परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्पररी हार्ड वाटर का बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड कौन सा है? आप आंसर करेंगे बॉइलिंग। क्या आंसर करेंगे? बॉइलिंग। ये लीजिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। परमानेंट हार्ड वाटर का बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड क्या होगा? बेस एक्सचेंज मेथड। क्या होगा? बेस एक्सचेंज मेथड। आई होप सो कि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, वाटर हार्डनेस स्केल। क्या बता रहा हूँ आपको? वाटर हार्डनेस स्केल। तो वाटर हार्डनेस स्केल के अंदर देख लीजिए, वन हार्डनेस इज इक्वल टू वन हार्डनेस ऑफ वाटर। यूनिट देखिए इसकी, वन हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अगर एक हार्डनेस है वाटर की तो क्या देखने को मिलेगा? लेस देन 50 mg कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। या फिर हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिलेगा? 0 से 17 mg कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 0 से 17 mg होगा। और अगर इतना कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर के अंदर, कितना? 0 से 17 mg है, तो हम इसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। ये हमारा वाटर हार्ड नहीं है, ये वाटर कैसा है? सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर देख लीजिए आप, हमारा सॉफ्ट वाटर है, ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट वाटर के अंदर हमने बोला कि लेस देन वन है, या फिर वन हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 से लेके 17 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा वाटर के अंदर। 0 से 17 mg कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करेगा वाटर की हार्डनेस 1 है यहाँ पर, और इससे 1 या 1 से कम है हार्डनेस ऑफ वाटर तो हम इनको इंडिकेट करते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलेंगे इसको? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। दूसरा देखिए स्लाइटली हार्ड वाटर। स्लाइटली हार्ड वाटर। स्लाइटली हार्ड वाटर यहाँ पर रैंक आ जाती है इसकी 1 से लेके 3.5 हार्डनेस ऑफ वाटर। 1 से लेके 3.5 हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसके अंदर आप कैल्शियम कार्बोनेट देखोगे तो इसका अमाउंट मिलेगा 17 से 60 mg
कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर के, यहाँ पर वाटर के अंदर। स्लाइटली हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हार्डनेस कितनी होगी, 1 से 3.5 होगी, और जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 17 से 60 mg प्रेजेंट होगा। कितना प्रेजेंट होगा, 17 से 60 mg प्रेजेंट होगा। तीसरा देखिएगा यहाँ पर, तीसरा है अपना मॉडरेटली हार्ड वाटर। मॉडरेटली हार्ड वाटर, मॉडरेटली हार्ड वाटर के अंदर 3.5 से 7 हार्डनेस रहेगी वाटर की, 7 हार्डनेस रहेगी वाटर की, और अमाउंट देखने को मिलेगा यहाँ पर 60 से 120 mg पर लीटर। कितना रहेगा, 60 से 120 mg पर लीटर, यहाँ पर ppm देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में अब ये स्केल चला जाएगा आपका 7 से लेके 10, कितना चला जाएगा, 7 से लेके 10 हार्डनेस ऑफ वाटर, और यहाँ पर अब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा 120 से 180, 120 से 180 mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा किसके अंदर, वाटर के। और यहाँ पर लास्ट आता है वेरी हार्ड वाटर। क्या आएगा, वेरी हार्ड वाटर, वेरी हार्ड वाटर। यहाँ पर स्केल आपका बताएगा मोर देन 10 हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोर देन 180 mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है किसके अंदर, वाटर के। 180 से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर के अंदर, तो वो इंडिकेट करेगा ये वाटर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर। कैसा है ये, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर ये। तो ये हमारा स्केल था, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वाटर हार्डनेस स्केल। वाटर हार्डनेस स्केल ये देखो, जो मैंने पहली लाइन में आपको लिखा है वो ये है, दूसरी में लिखा है वो ये है, तीसरी में लिखा है वो ये है, फोर्थ में लिखा है वो, और लास्ट वेरी हार्ड में 180 और मोर देन 10। ये यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने गोल्डन पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिगार्डिंग द एग्जाम। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट है बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर तो बेस्ट पूछा था बट बायोलॉजिकल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर क्या लगाया है क्वेश्चन में, बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में आपका बैक्टीरिया आएगा, लाइचेन। क्या आएगा, लाइचेन बोल दो या लाइकेन के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर होगा पॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए, पर पर्सन क्यूबिक एरिया, क्यूबिक स्पेस एरिया फॉर फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के लिए पर पर्सन क्यूबिक एरिया कितना होना चाहिए, तो आप आंसर करेंगे 3000 क्यूबिक फीट पर पर्सन पर आवर। कितना होना चाहिए, 3000 क्यूबिक फीट पर पर्सन पर आवर एरिया प्रेजेंट होना चाहिए। और लास्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर पर्सन शुड बी मिनिमम स्पेस। एक पर्सन के लिए रहने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, 50 से 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 से 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, हम चल रहे हैं नॉइज की तरफ। क्या है ये, नॉइज से रिलेटेड, शोर शराबे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। नॉइज को हम डिस्क्राइब करते हैं डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। तो डेसिबल में करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीबी। क्या बोलते हैं, डेसिबल। अगर नॉइज लेवल 10 डीबी से 20 डीबी तक है तो ये नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल डेसिबल है। अगर यहाँ पर 21 से 39 हो गया है तो हम इसको बोलेंगे माइल्ड हियरिंग लॉस। क्या बोलेंगे इसको, माइल्ड हियरिंग लॉस। 40 से 69 हो गया है तो ये इंडिकेट करेगा मॉडरेट हियरिंग लॉस को। किसको, मॉडरेट हियरिंग लॉस को। 70 से 89 हो गया है तो ये इंडिकेट करेगा सीवियर हियरिंग लॉस को। अब यहाँ पर हेयर लॉस कैसा हुआ है, सीवियर हुआ है। 90 से 120 इंडिकेट करेगा प्रोफाउंड हियरिंग लॉस को। किसको, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस को। क्लियर गाइस, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ हियर लॉस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। नॉर्मल कितना होता है, 10 से 20 डेसिबल होता है। माइल्ड हियरिंग लॉस 21 से 39 होता है। 40 से 69 मॉडरेट हियरिंग लॉस कहलाता है। 70 से 89 सीवियर हियरिंग लॉस।
और 90 से 120 प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कर देता है। नेक्स्ट देखिए, करंट नॉइज एक्शन लेवल एंड लिमिट ऑफ एन 8 आवर्स पीरियड। ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉइज लेवल रहता है वो कितना होना चाहिए और कितने घंटे तक हम आप उसको सहन कर सकते हैं। अगर इतने से ज्यादा ऊपर जाएगा तो हमारे ईयर परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे? परमानेंट डैमेज हो जाएंगे। तो हमारे जो ईयर होते हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ तक तो नॉर्मल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको सुनने में। अब अगर 80 डेसिबल गया तो ये लोअर एक्सपोजर एक्शन लिमिट है। 80 पे आ गया है तो आपको अब एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है। एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर गया तो उतना ही रिस्क रहेगा, आपके ईयर डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 85 डेसिबल है तो ये अपर एक्सपोजर लिमिट हो गई, अब यहाँ पर तो एक्शन लेना ही लेना है। 80 डेसिबल आपकी लीगल लिमिट है और 90 डेसिबल पर पहुंच गया तो समझ जाना, 90 डेसिबल पर पहुंच गया तो समझ जाना आपके ईयर डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। 8 घंटे से ज्यादा अगर आप 90 डेसिबल की ध्वनि में रहते हो तो यहाँ पर क्या होंगे? आपके ईयर डैमेज होने लगेंगे। अब आपको उस साउंड को, उस ध्वनि को स्टॉप करना है। 87 से ज्यादा गया तो आप बस स्टॉप कर दो उस ध्वनि को, या फिर उस ध्वनि से आप बाहर निकल जाओ। अब उसके सराउंडिंग में नहीं रहना, नहीं तो आपके ईयर लॉस हो जाएंगे। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं कुछ अलग से लिख रहा हूँ। रिकमेंडेड नॉइज लेवल कितना होता है? रिकमेंडेड नॉइज लेवल तो मैंने आपको बताया 85। 90 या 90 से ऊपर गया तो डैमेज होने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर रिकमेंडेड नॉइज लेवल एट हॉस्पिटल लेवल, हॉस्पिटल लेवल इसके अंदर होता है आपका 20 से 35 डेसिबल। 20 से 35 डेसिबल, ज्यादा तेजी से बात नहीं कर सकते आप हॉस्पिटल में, बहुत ही आराम से बात करेंगे। मैकेनिकल डैमेज, देखो डैमेज तो होना 90 से ही स्टार्ट हो गया था, हम बोल रहे हैं मैकेनिकल डैमेज। इस पर देखने को मिल जाएगा डैमेज कितना, मोर देन, या हम इसको बोलते हैं 150 से 160 डेसिबल। मोर देन 150 है, 150 से 160 डेसिबल पे अगर साउंड आ रहा है तो ये मैकेनिकल डैमेज कर देगा। क्लियर दोस्तों? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, जिसके अंदर बहुत सारा पॉइंट और बहुत सारा नॉलेज आपके लिए दिया गया है। तो इसमें इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको क्लास को अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट सभी जो एग्जाम दे रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सबको बेनिफिट इसका मिल सके। होप शो कि आपको क्लास में बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा, और इसी के साथ हम क्लास को, आज की क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।